हेलो जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली गुडविल का टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाइए, वीडियोस देखिए और वहाँ से कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका हमने आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे रखा था। टॉपिक का नाम है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, जैसे कि गुडविल टॉपिक को हमने थ्योरी, कैलकुलेशन और प्रैक्टिस के लिए 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही इस टॉपिक को हमने भी दोबारा से हमने थ्योरी में डिवाइड किया है। कैलकुलेशन पार्ट कवर करना है, फिर अपने को आना है अकाउंटिंग पार्ट पे। तो इन 3 पार्ट्स पे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आप आराम से वीडियोस देखते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ कॉपी में नोट्स बनाते जरूर रहना, क्योंकि एंड में वो आपके हैंड रिटन नोट्स आपके ज्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, यूट्यूब पे, क्लासेस पे कभी भी देख सकते हो, बट आपके हैंड रिटन नोट्स आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, तो वो चीज आप साथ ही साथ करते चलिएगा। क्लियर। तो चलिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा एक बार ले लेते हैं। क्या चीज है, कैसे करना है। मीनिंग ऑफ एनपीओ समझने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फंड बेस्ड अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, स्पेशल आइटम इन एनपीओ। हो सकती है आज की क्लास की वीडियो थोड़ी लंबी, बट बने रहिए, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं हम मीनिंग ऑफ एनपीओ पे। तो मीनिंग ऑफ एनपीओ को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। बेटा याद करो, आपने 11th इकोनॉमिक्स पे 2 एक्टिविटी पढ़ी थी ह्यूमन की। 2 एक्टिविटी, पहली थी कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ढेर सारी चीजें आती थी। तो ये जो एनपीओ का आपका जो टॉपिक है, एनपीओ का जो टॉपिक है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एंड उसके अकाउंटिंग को कवर करने के लिए बनाया गया है। देखेंगे जरा जी, कोई आदमी अपने यहां बिजनेस करता है। बिजनेस करने का उसका पर्पस क्या होता है बेटा, जरा फटाफट बता दो। प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। कुछ ऐसे भी सोसाइटी में लोग होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो हम ऐसे ही सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को, पब्लिक को, लोगों को, इंस्टीट्यूट्स को क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। वो भी अपनी अकाउंटिंग करते हैं और ये पूरा टॉपिक उसी के बारे में है। मैंने क्या बोला, एनपीओ मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर। देखते हैं जरा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना उनका मकसद, उनका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है उनका ऑब्जेक्ट, वो अपनी सोसाइटी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को फैसिलिटी पहुंचाना चाहते हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर मेरी बात। थोड़ा एग्जांपल देखेंगे जरा। जैसे हमने बोला हेल्पेज इंडिया, गिव इंडिया, गूंज, प्रथम, अक्षय पात्र, स्माइल फाउंडेशन। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं जो किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाए गए। उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका मोटिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को, पब्लिक को। क्लियर। अच्छा, ये किस तरह से हो सकता है ये चैरिटेबल हो सकता है, ये रिलीजियस, या हो सकता है ये सोशल। चैरिटेबल, रिलीजियस या सोशल, ये तीनों कैटेगरी पे हो सकता है। क्लियर है। आप लोगों ने ढेर सारे एग्जांपल अपने आसपास में भी देख सकते हो, कैसे कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं, कई चैरिटेबल स्कूल रन किए जाते हैं जहां नॉमिनल फीस में बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है, जहां नॉमिनल फीस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है।
तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पब्लिक के सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी। क्या हमको एनपीओ का मतलब समझ में आता है? अगर आता है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ एनपीओ समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला हमने? ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी। ये कैसा होगा? ये सेपरेट होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। ये अपने मेंबर से अलग होगा। इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये अपने मेंबर से अलग होगा। कैसे? मेंबर्स आ भी सकते हैं, ज्वाइन कर भी सकते हैं और मेंबर छोड़ के जा भी सकते हैं, बट आपका एनपीओ एज इट इज चलते रहेगा। क्लियर मेरी बात? सेकेंड चीज, इसका मोटिव क्या होगा? सर्विस मोटिव होगा। यस, इसका मोटिव क्या होगा? सर्विस मोटिव होगा। इसका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अरे कोई एनपीओ, आप बोलते हो वो एनपीओ है। एनपीओ मतलब क्या? वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रॉफिट को, जो अपना मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं रखती, और अगर आप उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो क्या एनपीओ हुआ? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। पैसे बच जाते हैं, आप प्रॉफिट पे चल रहे हो, कोई बात नहीं, उसको आप अपने स्टेटेड पर्पस के लिए यूज कीजिए, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स में उसको बांटेंगे नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है फंडिंग एंड फाइनेंस। फंडिंग एंड फाइनेंस कहां से आएगा? मेंबर से आएगा, मेंबर से, पब्लिक से। और कैसे आएगा? देखना जरा, डोनेशन के फॉर्म पे आ सकता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको डोनेशन मिलता है। आपके मेंबर आपको सब्सक्रिप्शन देते हैं, सब्सक्रिप्शन या बोलूं मेंबरशिप देते हैं, मेंबरशिप फीस देते हैं, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट देते हैं। क्लियर है? और आपको ग्रांट भी मिल सकता है। क्लियर है? ये सारे आपके इनकम के सोर्स बन जाते हैं। और भी हैं, हम धीरे धीरे समझेंगे। ये सारे आपके इनकम के सोर्स बन जाते हैं। आपको उसका खर्चा करना है, एक्सपेंस करना है। कहां पे करना है बेटा? एक्सपेंस वहीं पे करना जहां पे आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल होता है। ऐसा ना हो कि आप उसको अपने पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल एडवांटेज के लिए उसको एक्सपेंस कर रहे हो। ये एनपीओ में अलाउड नहीं है। अगर ऐसा है तो वो एनपीओ है ही नहीं। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा और आगे देखना जरा। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। हां जी, यहां पे अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। सर कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? बेटा यहां पे ना बेसिकली 3 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। पहला कैश बुक, जिसको इसमें बोला जाता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इससे क्या पता चलता है कि उस एनपीओ ने कितना कैश रिसीव किया और अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए उसने कितना कैश पेमेंट किया है। तो ये जस्ट कैश बुक की तरह होता है, जैसा आपने 11th में पढ़ा था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, बाद में तो धीरे धीरे हम सारी चीजों के धज्जे उड़ाने वाले हैं। सारे अकाउंट्स को धीरे धीरे आराम से समझेंगे। सेकंड थिंग आता है, ये अपने बिजनेस में, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में जानना चाहती है कि उसका पोजीशन कैसा है। वो प्रॉफिट पे चल रही है कि लॉस पे चल रही है। यहां पे प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस वर्ड जो है बेटा वो यूज किया जाता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पे प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या? आपके एक्सपेंस से ज्यादा आपकी इनकम है, तो हम उसको बोलेंगे सरप्लस। और अगर आपके इनकम से ज्यादा एक्सपेंस नजर आ गए तो हम उसको बोल देंगे यहां पे डेफिसिट। लॉस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? डेफिसिट। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? आगे चलें, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, सेटअप। बेटा कैसा होगा इसका सेटअप? ये या तो सोसाइटी के फॉर्म पे होगा या ट्रस्ट के फॉर्म पे होगा। सर अपने को दोनों चीज नहीं पता, सोसाइटी और ट्रस्ट क्या होता है। बेटा याद करो ना, गोकुल धाम सोसाइटी, वो तो याद होगा। भिड़े जी याद है, जेठालाल याद है। बेटा उनके सोसाइटी का नाम क्या था? गोकुल धाम सोसाइटी। उन्होंने क्या किया? आपस में लोगों का ग्रुप बनाया, एक प्रॉपर्टी एक्वायर की और उसके फ्लैट्स को उन सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्लैट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर मेरी बात? तो हम ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं उसको हम बोलते हैं सोसाइटी। क्लियर है? वहां पे जो भिड़े अंकल थे ना, जो ट्यूशन मास्टर थे, वो क्या करते थे? सारे मेंबर्स से चेक लेके आते थे। किस चीज का? याद दिलाओ,
मेंटेनेंस का चेक। तो वो एक सोसाइटी के फॉर्म पे था। क्लियर है मेरी बात? अब समझो ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा भरोसा। सर भरोसा अपने को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। देखो कोई एक आदमी है, क्लियर, ये आदमी धीरे धीरे ढेर सारे पैसे अर्न कर लिया, ढेर सारे पैसे अर्न कर लिया, क्लियर, हो चुका है बूढ़ा, और ये चाहता है इसके जाने के बाद ऑर्फन बच्चे, ऑर्फन चाइल्ड, उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? इसकी एज है मान लो 80, ये बस 2-4 साल का मेहमान है। क्लियर? तो ये चाहता है कि इसके जाने के बाद भी ऑर्फन जो बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। पैसे तो भाई साहब के पास ढेर सारे हैं, बट इसके पास ना टाइम है और ना ही उतनी ताकत कि वो उन बच्चों के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर पाए। क्लियर है? तो इसने एक आदमी को अपॉइंट किया, एक आदमी को इसने अपॉइंट किया। क्लियर? और इसके पास जो ढेर सारे पैसे थे उसको बैंक में डाल दिया, या बोलो उससे एक छोटा सा स्कूल बनवा दिया। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर है? अब बड़े ध्यान समझना, इस आदमी ने, किसने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को हायर किया और एक स्कूल मिस्टर वाई के जिम्मेदारी पे छोड़ दी। कंडीशन क्या था कि आप गरीब बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को वहां पे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे ट्रस्ट का मतलब समझो, एक आदमी दूसरे आदमी पे ट्रस्ट करता है कि वो किसी तीसरे को सर्विस प्रोवाइड करे। फिर से बोलूं, एक आदमी किसी दूसरे आदमी पे ट्रस्ट करता है, किसके लिए? कि वो किसी तीसरे आदमी को बेनिफिट पहुंचाए, सर्विस प्रोवाइड करे। अच्छा, अब इसका नाम हो जाएगा ट्रस्टी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रस्टी। ये तो प्रिंसिपल है। क्लियर? ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल है। इसका नाम क्या हो गया? ट्रस्टी। और ये क्या कहलाएगा? ट्रस्ट की एसेट्स। क्या बात समझ में आ गई? ट्रस्ट मतलब एक आदमी किसी दूसरे आदमी पे भरोसा करता है, अपॉइंट करता है कि वो किसी तीसरे आदमी को बेनिफिट पहुंचाए, तीसरे आदमी को सर्विस प्रोवाइड करे। इसको हम बोलते हैं ट्रस्ट। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए थोड़ा और आगे चले बेटा, देखते हैं जरा, फटाफट एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी कैसा होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। सर्विस मोटिव बिल्कुल होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। नो प्रॉफिट मोटिव, डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। फंडिंग एंड फाइनेंस कैसे होगा? मेंबर से पब्लिक से हम फाइनेंस एंड फंड रेज करेंगे और उसको अपने स्टेटेड ऑब्जेक्ट में यूज करें, अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव पे यूज करेंगे। सेटअप कैसे होगा? ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म पे। क्लियर मेरी बात? आगे आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो मुझे एक साल से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा, वो एक्सपेंसेस जिसका फायदा मुझे एक साल से, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल से कम मिलेगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था, उसको रिपेयर करवाया। आप बोलो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? सर ये तो रेवेन्यू है। कैसे रेवेन्यू है? क्योंकि पंचर बनवाने का फायदा एक साल ज्यादा तक नहीं होगा। अब मैं बोलता हूं उस गाड़ी को ही मैंने चेंज कर दिया, मैंने नए बाइक परचेज कर ली, तो बेटा यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफिनेटली कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक और खास बात होती है, जब जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो आपके पास कोई ना कोई नया एसेट्स आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पर्पस से यूज किया जाता है? वो एक्सपेंडिचर आपके डे टू डे एक्टिविटी या डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के काम आता है। सैलरी बांट दिया, रेंट दे दिया, ये सारे कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई प्रॉपरली बिल्डिंग खरीद लो तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो लैंग्वेज पढ़ लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच डज नॉट एक्सपायर इन वन अकाउंटिंग पीरियड। एनपीओ में बात करें, एनपीओ में कैसे होगा? जैसे हमने जमीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, या उसमें कोई एडिशन करा दिया, नया प्लॉट खरीद लिया, उसमें कुछ कमरे बनवा दिए या कुछ हॉल बनवा दिया,
वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही मिल जाएगा, उसका ज्यादा बेनिफिट आप नहीं उठा पाओगे। समझ में आ रही बात? हाँ, जैसे कि स्टाफ को सैलरी, रेंट, एजुकेशनल ग्रांट, ये सारे ऑनरेरियम, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड एंड इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंसेस को किस कैटेगरी में आ जाएंगे? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। वो रिसिप्ट हम एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वो रिसिप्ट जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए मुझे मिला, वो रिसिप्ट जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए मुझे मिला है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एनपीओ रन करता हूं जहां हम गरीब बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि जी मेरे पास 10 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए इन बच्चों के लिए टेबल बेंच परचेज करने के लिए यूज करना। क्लियर? उसने डोनेशन दिया और मुझे मिला। क्लियर? मेरे लिए वो रिसिप्ट है। उसने डोनेशन दिया बट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। क्या मैं उस पैसे को किसी अदर पर्पस में यूज कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। क्या है मेरा? कैपिटल रिसिप्ट। और जब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट की, मान लो वही पर्सन आता है कि बोलता है कि जी आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको 2 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं। अब उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि उस डोनेशन को, उस पैसे का क्या करना है। तो जैसे वो डोनेशन मुझे मिला, मैं उसको किस कैटेगरी में रखूंगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में, और उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, वो पर्पस मेरे ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं होना चाहिए, मेरे पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होगा। टेबल भी खरीद सकता हूं, लैंड भी खरीद सकता हूं, सैलरी भी बांट सकता हूं, बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकता हूं, गेम्स करा सकता हूं, कुछ भी करा सकता हूं, बट उसको अपने ऑब्जेक्टिव से हटके किसी पर्पस पे यूज नहीं कर सकता। क्लियर है मेरी बात? तो 2 चीजें हमने सीख ली, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में 2 चीजें आ गई, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिससे मुझे बाद में 1 साल से ज्यादा फायदा हो जाए। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर कोई एक्सपेंडिचर मैं करूं जिससे बेनिफिट मुझे 1 साल से कम मिले, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही रिसिप्ट को ले लीजिए, वो रिसिप्ट एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसिप्ट जो मुझे किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए मिला है, मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको बोलूंगा बेटा कैपिटल रिसिप्ट। और जो रिसिप्ट मुझे जनरली मिला है, इन जनरल मिला है, मैं उसको किसी भी पर्पस में यूज कर सकता हूं, उसको मैं बोलूंगा क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यस और नो? बेटा अगर हाँ है तो ठीक, नहीं है रिवाइंड करके जरूर देख लेना। बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा हम आगे और चलते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एनपीओ में होता क्या है समझेंगे जरा। एनपीओ फंड बना के रखती है, किसके लिए? अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के बना, मान लो ये उसका फंड है। क्लियर? इसमें डोनेशन से, इसमें ग्रांट से, इसमें सब्सक्रिप्शन से ढेर सारे पैसे आते हैं। क्लियर? ये मटका नहीं है बेटा, ये क्या है बेटा? ये फंड है। और जैसे जैसे इसमें एक्सपेंस होता है वो उसको हम लिखते जाते हैं। मान लो हमने सैलरी दिया, हमने इस पर्पस के लिए हमने सैलरी दिया, रेंट दिया, अपने पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर है? एनपीओ में कुछ इस तरह से अकाउंटिंग होती है। और जिन जिन पर्पस के लिए मुझे पैसे मिलते जाते हैं, मैं उनकी कैटेगरी, उनका अलग अलग अकाउंटिंग करते जाता हूं। और इसी अकाउंटिंग के प्रोसेस को बोला जाता है क्या? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने एनपीओ में एक बिल्डिंग खरीदनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। तो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो जब मुझे डोनेशन या सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्डिंग के लिए, तो मैं उस फंड में पैसे डाल दूंगा जैसे मुझे मिला, और उसको उसी पर्पस से यूज करूंगा, बिल्डिंग के लिए यूज करूंगा। तो इस अकाउंटिंग के मेथड को, इस अकाउंटिंग के वे को हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक बार लैंग्वेज रीड करेंगे और बड़े आराम से समझेंगे। वेयर रिसिप्ट ऑफ डोनेशंस and incomes relating to a particular fund are credited to that particular fund.
उसमें क्रेडिट होगा जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है। एंड पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू इट। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? ठीक, आगे चले। कैटेगरी ऑफ फंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटेगरी ऑफ फंड, देयर आर टू मेजर कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, सेकंड कैटेगरी इज रेस्ट्रिक्टेड फंड। पहले तो यह समझ लेते हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है। वो फंड जिसका पैसा आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते, इसको हम जनरल फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल फंड। इसका पैसा हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हॉस्पिटल रन करता हूं, क्लियर, और वहां ढेर सारे, उस हॉस्पिटल के ढेर सारे मेंबर है, वो उसको हमने एनपीओ के फॉर्म पे स्टैब्लिश किया है। ढेर सारे मेंबर है, वो हमारे पास आके डोनेशन देते हैं, क्लियर, और वो डोनेशन ही तो हमारा फंड है ना। तो उस फंड को मैं किसी भी पर्पस के लिए अगर यूज कर दूं तो वो फंड कौन सा फंड कहलाएगा? अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डोनर होता है, क्लियर, हमारा जो डोनर होता है वो डोनेशन देते वक्त, फंड्स देते वक्त कुछ कंडीशन डाल देता है, कुछ कंडीशन डाल देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड फंड। या मैं बोलूं वो सारे फंड जिसका पैसा हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, जिसपे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आप उसको जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड फंड। और रेस्ट्रिक्टेड फंड में क्या क्या आते हैं जरा देखो जरा। एंडोमेंट फंड, एन्युटी फंड, लोन फंड, फिक्स्ड एसेट्स फंड, प्राइज फंड। बारी बारी से समझते हैं ये सारी चीजें क्या है। देखेंगे सर, एंडोमेंट फंड क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने छोटा सा डायग्राम लिया है, आप उस डायग्राम पे फोकस करना, देखना होता क्या है। ये हमारा एक मिस्टर एक्स, क्लियर, देखो जरा हाथ में कितने सारे पैसे हैं, ढेर सारे पैसे हैं, क्लियर। तो इसने क्या किया, इसने पैसे अपने डाल दिए बैंक में, और बैंक में करा दिया एफडी। एफडी का समझते बेटा क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। इस कंडीशन के साथ कि इस एफडी से जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट हमारे एनपीओ वाले स्कूल में चली जाएगी। मान लीजिए हम एक एनपीओ रन करते हैं जिसके अंदर हम स्कूल को रन कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये कहां चले जाएगा? कहां चले जाएगा? स्कूल में चले जाएगा। और हमने एक और कंडीशन लगाया कि इस स्कूल में जो पैसे हमने दिए हैं उसको आप यूटिलाइज करोगे। किसके लिए? हमने बोला एनुअल फंक्शन कराने के लिए। किसके लिए? एनुअल फंक्शन कराने के लिए। तो बड़े ध्यान समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। मिस्टर एक्स स्कूल को, एनपीओ को पैसे नहीं दे रहे, वो क्या करते हैं, एक जगह अपने प्रॉपर्टी, अपने बैंक बैलेंस से होने वाले इंटरेस्ट को दे रहे हैं, और उस इंटरेस्ट के यूटिलाइजेशन को उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है। समझ में बात आ रही है? आप इन जनरल उस पैसे को यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे फंड जो बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड, जहां डोनर अपने पैसे से होने वाली इनकम या अपनी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम स्कूल को देती है, और उसका पर्पस पहले से डिसाइडेड होता है। मैंने एग्जांपल के लिए एनुअल फंक्शन लिया है, आप कुछ भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। हो सकता है गेम्स के लिए देता होगा, हो सकता है प्राइज के लिए देता होगा, कुछ भी, कोई भी पर्पस के लिए वो अपने हिसाब से दे सकता है। क्लियर मेरी बात? चलिए, क्या हमको एंडोमेंट फंड समझ में आता है? अगला आते हैं बेटा एन्युटी फंड। हमारे पास फिर से मिस्टर एक्स हैं, जिनके पास फिर से ढेर सारा पैसा है। इन्होंने क्या किया, बैंक में, अब ढेर सारा पैसा कितना है जी, मान लो 10 लाख रुपए है। इन्होंने बैंक में अपना डिपॉजिट करा दिया। डिपॉजिट जब कराओगे तो आपको एक चीज मिलेगी, नाम क्या है? इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। ये इंटरेस्ट का पैसा किसके पास जाने वाला है? स्कूल में जाने वाला है। और स्कूल को आपने स्पेशली मेंशन कर रखा है। क्या मेंशन कर रहा है?
कर रखा है कि आप जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको आप स्कॉलरशिप दोगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करोगे। मतलब मिस्टर एक्स ने होने वाले इनकम को स्कूल को डिवोट कर रखा है और स्कूल को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, कंडीशन डाल रखा है कि मेरे पैसे का बेनिफिशियरी केवल और केवल पुअर स्टूडेंट होंगे। उनको एनुअल बेसिस पे आप स्कॉलरशिप दोगे। क्लियर? एक बार फिर से समझो, मिस्टर एक्स अपने बैंक बैलेंस से होने वाले इनकम को स्कूल को डिवोट करते हैं, स्कूल को कंडीशन में डालते हैं। क्या डालते हैं कि आप केवल और केवल पुअर स्टूडेंट को एनुअलाइज्ड वैल्यू पे स्कॉलरशिप दोगे। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? एन्युटी फंड। इस सिस्टम के लिए जो बनाया गया फंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एन्युटी फंड। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलें। अगला आता है लोन फंड। लोन फंड, आपके स्कूल में कुछ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जिनको लोन की जरूरत पड़ती है। मैं बोलूं आपके स्कूल जो एनपीओ है, जो उस स्कूल को रन करता है, उसके ढेर सारे मेंबर हैं। क्लियर? तो मेंबर्स को उस मेंबर्स के ग्रुप में काफी सारे गरीब मेंबर्स भी हैं, उनको लोन की जरूरत पड़ती है। तो हम अपने मेंबर्स से उस फंड के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं। मेंबर्स, यहां पे मिस्टर एक्स क्या है? मेंबर है। लोन के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं, उसका नाम रखते हैं क्या? लोन फंड। उससे होता क्या है? उससे हम किसी दूसरे मेंबर को फ्री ऑफ इंटरेस्ट या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब सिंपल से बोलूं, लोन के पर्पस से, अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करने के पर्पस से बनाया गया फंड लोन फंड कहलाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलें। फिक्स्ड एसेट्स फंड, हमारा एनपीओ अभी स्टैब्लिश हुआ है। हमको ढेर सारे फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत है, मशीनरी की जरूरत है, प्लांट की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है। तो हम अपने मेंबर्स को उस पर्पस के लिए डोनेट करने के लिए अप्रोच करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमारे जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर कॉज के लिए डोनेशन देंगे और जो डोनेशन मिलेगा उसको हम उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए फंड बनाया गया था। मतलब फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए या फिक्स्ड एसेट्स अक्वायर करने के लिए। तो ऐसे फंड्स को बोला जाएगा क्या? फिक्स्ड एसेट्स फंड। एक और फंड देखते हैं जरा, कौन सा है? प्राइज फंड। प्राइज फंड सिंपल सी बात है, हमारे एनपीओ में ढेर सारे गेम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, बच्चों के स्किल को भी प्रमोट करते हैं, और अगर किसी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है तो उसको प्राइज देते हैं। तो बेटा प्राइज देंगे तो हम अपने जेब से तो नहीं देने वाले, हम क्या करेंगे? मेंबर से, पब्लिक से और काफी सारे लोगों से अमाउंट रिसीव करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज। और इस पर्पस के लिए बनाए गए फंड को हम क्या बोलेंगे? प्राइज फंड। क्या बोलने वाले हैं? प्राइज फंड। क्लियर मेरी बात? बेटा सारे फंड्स में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि सबके सब कुछ न कुछ कंडीशन से रेस्ट्रिक्टेड है। दैट इज वाई इसका क्लासिफिकेशन हमने क्या किया? रेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? यस और नो? हाँ जी बच्चों, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड्स इन एनपीओ। एनपीओ में फंड्स, पैसे, इनकम कहां से आती है? बड़े ध्यान समझते हैं बेटा। आप जितना अच्छा बेसिक को समझते चलोगे, बाद में अकाउंटिंग उतनी इजी लगेगी। मैंने ढेर सारे बच्चों को देखा है इस टॉपिक पे परेशान होते हुए कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, हम इस अमाउंट को कहां पे पुट करेंगे। जरूरत नहीं है, बस आप चीजों को बड़े ध्यान समझ जाइए, वो आपको काफी हेल्प करेगा। पहले उसका नेचर समझिए,
क्यों, किस नेचर का है, क्या है। क्लियर। तो देखते हैं जरा क्या क्या हमारे पास इनकम है, क्या क्या हमारे पास फंड्स जनरेट करने के सोर्सेज है। सबसे पहले डोनेशन, दूसरा आता है सब्सक्रिप्शन, तीसरा ऑनरेरियम, चौथा है लाइफ मेंबरशिप फी, अगला है लेगेसी, और अगला है ग्रांट, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी, अगला है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। बारी बारी से फिर से इसको समझते हैं। देखते हैं सबसे पहले डोनेशन। डोनेशन कहां से मिलेगा बेटा? डोनेशन मिलेगा मेंबर से या बाहर के लोग, जिसको आप पब्लिक बोलते हो, वहां से मिल सकता है। क्लियर। ये डोनेशन दो कैटेगरी का होगा बेटा। पहला होगा जनरल डोनेशन। कौन सा डोनेशन? जनरल डोनेशन। और दूसरा होगा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन। फिर से एग्जांपल ले लें, बोलो हाँ बेटा। हमने एग्जांपल लिया और क्या बोला कि हम एक एनपीओ के हेड हैं। क्लियर। हम एक किसी स्कूल के, किसी हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। तो वहां पे जो डोनेशन आएगा वो दो वे पे आएगा। कोई आदमी जनरली मेरे को डोनेशन दे देगा और उसके बारे में कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी कंडीशन वो नहीं डाल रहा है, तो मैं उस डोनेशन को क्या बोलूंगा? जनरल डोनेशन। मतलब यहां का जो पैसा है किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। मैं सैलरी देना चाहूं, दे सकता हूं। रेंट पे करना चाहूं, उस पैसे से पे कर सकता हूं। लेकिन जब बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन का, तो जो हमारा डोनर होगा, जो हमको डोनेशन दे रहा है, वो हमको स्पेसिफाई कर देगा कि हमारे पैसे केवल और केवल इसी पर्पस के लिए यूज किया जाए। हो सकता है वो मुझे मेरे हॉस्पिटल में नए इक्विपमेंट्स परचेस करने के लिए डोनेशन दे रहा हो सकता है बेड्स परचेस करने के लिए दे रहा हो सकता है नई बिल्डिंग परचेस करने के लिए दे रहा हो। तो मैं उस डोनर के दिए हुए पैसे को किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। तो यहां पे मेरे पास डोनेशन जो है वो मेरा मेन सोर्स होता है फंड का। और ये डोनेशन होता है दो कैटेगरी का। पहला होता है जनरल डोनेशन, दूसरा होता है कौन सा डोनेशन? स्पेसिफिक डोनेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? जनरल डोनेशन जो है वो होगा रेवेन्यू नेचर का। ये कौन सा नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसे डे टू डे ऑपरेशन के एक्सपेंसेस को भी मीट कर सकता हूं। क्लियर। बट बात करेंगे स्पेसिफिक डोनेशन को आप केवल उसी पर्पस के लिए यूज करोगे। तो ये कौन सा रिसिप्ट होगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर मेरी बात? चलें आगे। चलो देखते हैं जरा। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं बेटा चंदा। क्या बोलते हैं? चंदा। हमारे छोटे से हॉस्पिटल को, या मैं बोलूं हमारे छोटा सा एनपीओ जिसमें हम एक हॉस्पिटल रन करते हैं, उसमें कम से कम 100 मेंबर है। और मेंबर्स जब हमारे पास मेंबरशिप लेने आए थे तो हमने सबको समझा दिया था क्या कि आपको हर साल हमको 200 रुपए एज सब्सक्रिप्शन देना होगा। क्योंकि आप जिस टाइम ज्वाइन किए थे उस टाइम आपने क्या दिया था? मेंबरशिप फीस दी थी, एंट्रेंस फी दी थी। अभी आप जो हमको पे करने वाले हो क्या है? सब्सक्रिप्शन है, जो एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे लिया जाएगा। जिससे क्या होगा? आप अपने डे टू डे ऑपरेशन, अपने बिजनेस की एक्टिविटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी फुल को पे कर पाओगे। क्लियर मेरी बात? तो ऐसे अमाउंट को जो रिसीव किया जाता है, ये बेसिकली किससे रिसीव किया जाएगा बेटा? मेंबर से। ये पब्लिक से रिसीव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो इससे जो अमाउंट रिसीव होगा वो क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन। ये कौन से नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का। क्लियर है? चलते हैं आगे। ऑनरेरियम छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल आपके घर में आपकी दीदी की शादी हुई। क्लियर। आपने मुझे इनवाइट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इनवाइट करोगे। क्लियर है? आपकी दीदी की शादी हो रही, मैं वहां गया, मैंने देखा ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। शादी का घर है, डेफिनेटली काम तो होगा ही। आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं गया, मेरे से देखा नहीं गया। मैं आपके पापा की आपकी हेल्प करने लगा। आपका जो घर में फंक्शन चल रहा है उसमें ढेर सारे काम मैंने भी किए। क्लियर मेरी बात? सुनो आगे। अब ऐसा हुआ, जिस दिन शादी कंप्लीट हुआ, शादी खत्म हुआ, उसके दूसरे दिन आपके पापा ने मुझे 1000 रुपए दिए। 1000 रुपए दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने मुझे 1000 किस बात के दिए? क्या उन्होंने मुझे सैलरी दी है? नहीं।
क्या उन्होंने मुझे कंपनसेशन दिया है? नहीं। क्या उन्होंने मुझे मेरी फीस दी है? बिल्कुल नहीं बेटा, उन्होंने मुझे मानदेय दिया है, मानदेय। मुझे सम्मान देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने 1000 रुपए दिए हैं। बात समझ में आ रही है? ये मेरी सैलरी नहीं है, वेजेस नहीं है, फीस नहीं है। ये क्या है मेरे लिए? एक तरह से थैंक यू बोलने का तरीका है उनका। वो थैंक यू बोलने के लिए मुझे 1000 रुपए देते हैं। क्लियर है? और ऐसे ही अमाउंट जो हमको रिसीव होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। क्लियर? कई बार आपके स्कूल में गेस्ट लेक्चरर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, वो आपके स्कूल में आके काफी सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं जिससे आपका इंप्रूवमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और आपके प्रिंसिपल साहब या आपके स्कूल के जो चेयरमैन है वो उनको कुछ थोड़ा मोड़ा अमाउंट देते हैं। तो क्या वो उनको सैलरी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो क्या है? ऑनरेरियम है। दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड, और ये हमारा होता है रेवेन्यू नेचर का। क्लियर है? ये रेगुलर नहीं होता, ये ओकेजनली होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए थोड़ा और आगे चलें। लाइफ मेंबरशिप फी। क्लियर? मेंबरशिप फी का भी एक टेनर होता है बेटा। आप मेंबर कितने दिन के लिए बनना चाहते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, मेंबरशिप ली है 2 साल की। क्लियर है? 2 साल बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी मेंबरशिप खत्म होने वाली है। अब आपको क्या करना है? आपको करना है अपनी मेंबरशिप को रिन्यू, और ऐसा हर 2 साल में होते रहेगा। आप क्या करते हो? आप इन प्रॉब्लम से हटने के लिए उनसे सवाल करते हो कि सर बार बार मैं नहीं पे करना चाहता, पता नहीं बाद में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बता दो कि मुझे एक साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप गेन करने के लिए क्या पे करना होगा। आज आपके पास पैसे हैं तो आप आज एक मुश्त पे करना चाहते हो, तो जो अमाउंट मेंबर अपने एनपीओ को लाइफ टाइम के लिए पे करता है फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप, क्या कहलाता है? लाइफ मेंबरशिप फी। ये कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का। क्लियर है मेरी बात? आगे चले बेटा, आगे आते हैं लेगेसी। लेगेसी देखते हैं सर ये कौन सी चीज है। लेगेसी एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे बेटा। एक आदमी है, ठीक है, मान लो उसकी एज है 30 ईयर्स। कितनी है? 30 ईयर्स। इस टाइम वो पर मंथ 1 लाख रुपीस कमाता है। क्लियर? क्लियर मेरी बात? एट द एज ऑफ 80 उसके पास 1 करोड़ रुपीस हैं। क्लियर? 1 करोड़ रुपीस डन। और वो उन पैसों से चाहता है क्या कि वो उनसे किसी दूसरे लोगों का भला कर पाए, सोसाइटी का के वेलफेयर के लिए कुछ कर पाए। क्लियर है? हाँ। अच्छा, ये आदमी कहाँ रहता है? इसने 1 करोड़ रुपए से एक मकान बनाया, काफी बड़ा मकान था, वहां 50 कमरे थे। कितने थे? 50 कमरे। मतलब इतना बड़ा मकान था जिससे एक स्कूल बनाया जा सकता था, जिससे एक हॉस्पिटल बनाया जा सकता था। क्लियर है? तो ये आदमी ने क्या सोचा कि मैं अब हो चुका हूं 80 इयर्स का, मेरे मरने के बाद इस स्कूल का, जहां पे 50 रूम्स हैं, इस स्कूल का कोई माई बाप नहीं होगा, कोई केयर करने वाला नहीं होगा, तो एक काम करता हूं, मैं जाके कहीं किसी एनपीओ को, किसी सोसाइटी को जो वेलफेयर के लिए काम करती है, उसको डोनेट कर देता हूं। बट वो जो एनपीओ है उसको ये डोनेशन कब मिलेगा? इसके मरने के बाद। इसके मरने के बाद। इसीलिए लेगेसी को हिंदी में बोलते हैं मरणोपरांत दान, मरने के बाद किया गया दान। बेटा जब तक ये आदमी जिंदा है तब तक इस प्रॉपर्टी का ओनर है। जैसे ये आदमी मर गया, जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला गया, ये प्रॉपर्टी किसके पास पहुंच गई? एनपीओ के पास पहुंच गई। तो इस कैटेगरी के डोनेशन को हम बोलते हैं क्या? लेगेसी। क्या बोलते हैं? लेगेसी। जी हां, अगर आपके दिमाग में अगर वसीयत वर्ड आ रहा होगा ना बेटा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इस पर्पस के लिए आपको एक वसीयत फॉर्म करना पड़ेगा, विल फॉर्म करना पड़ेगा।
क्लियर है? तो ऐसे जो डोनेशंस एनपीओ रिसीव करती है वो क्या कहलाती है? लेगेसी। आप बताओ कैपिटल नेचर का होगा कि रेवेन्यू नेचर का? डेफिनेटली ये कैपिटल नेचर का होगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा। ग्रांट, ग्रांट को समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए कोई पर्सन है, क्लियर, और उसके आसपास के एरिया पे, आसपास के एरिया में एक कास्ट के लोग रहते हैं। कौन से कास्ट के? वो कास्ट के लोग रहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आप देखे होंगे, सुने होंगे, जानते होंगे। क्लियर है? तो उस पर्सन ने क्या सोचा कि इस कास्ट के सारे लोगों को मैं प्रमोट करूंगा। और प्रमोट कैसे करेंगे बेटा? प्रमोट करने के लिए हम एक छोटी सी इंडस्ट्री डाल देंगे। बट वो इंडस्ट्री नहीं होगी। वो कैसे काम करने वाला है? एनपीओ की तरह काम करने वाला है। और जिसमें क्या होगा, यहां के जो जितने वर्कर हैं, जो भी वर्कर हैं, वो उस एनपीओ के क्या होंगे? मेंबर होंगे। सोचो कितनी अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। किसी पर्टिकुलर कल्चर को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को वो प्रमोट कर रहा है, उनको बचा के रख रहा है। इससे होगा क्या? उन लोगों का अपलिफ्ट होगा, उनका वेलफेयर होगा। ये बात किसको समझ में आ गई? गवर्नमेंट को। बेसिकली ऐसा काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्लियर? ये चीज गवर्नमेंट को समझ में आ गई। गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको क्या देंगे? डोनेशन देंगे। यहां पे बेटा डोनेशन वर्ड थोड़ा सा गलत है। तो उनको क्या दिया जाएगा? ग्रांट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ग्रांट। क्लियर? ग्रांट मतलब हेल्प फ्रॉम अदर्स, या फिर बोलो हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या बोलोगे? ग्रांट बोलोगे। और ये ग्रांट हो सकता है दो पर्पस के लिए। जैसा डोनेशन का पर्पस था ना, वैसे ही एक होता है जनरल ग्रांट। कौन सा ग्रांट? जनरल ग्रांट। दूसरा होता है स्पेसिफिक ग्रांट। स्पेसिफिक ग्रांट। तो जो जनरल ग्रांट होगा, जो किसी दूसरे पर्सन, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ने आपको दिया है, उसके अमाउंट को आप कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जैसा हमने डोनेशन के लिए पढ़ा था, वैसे ही स्पेसिफिक ग्रांट भी आपके स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उस पर्सन को जिसने छोटा सा एनपीओ बनाया है, एनपीओ के अंदर इंडस्ट्री रन करता है, वो उसको गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी दे दी, लैंड दे दिया, बिल्डिंग दे दिया। तो कौन सा ग्रांट है ये? स्पेसिफिक की जनरल? स्पेसिफिक। और अगर गवर्नमेंट ने उसको कुछ अमाउंट दे दिया जिसे वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करता है, तो कौन सा ग्रांट हुआ ये? जनरल ग्रांट। और वैसे ही जनरल ग्रांट कौन सा नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर का होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और स्पेसिफिक ग्रांट कौन सा होगा बेटा? जरा फटाफट बता दो। कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है? अरे हाँ या ना? क्लियर? चलो थोड़ा आगे चले बेटा। अब आते हैं एंट्रेंस फी। अगला पॉइंट क्या है? एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी मतलब क्या होता है बेटा? नाम से समझ में आ जाना चाहिए। एडमिशन फी, एंट्रेंस फी। हमारे एनपीओ में 100 मेंबर है, 20 मेंबर और बनना चाहते हैं, बेटा यूं ही एंट्री दे दे क्या? बिल्कुल नहीं। हम उनसे क्या लेंगे? एंट्रेंस फी। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस इन आवर ग्रुप ऑफ एनपीओ, जो फी हमको मिलेगी, क्या बोलेंगे उसको? एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। ये एडमिशन फी नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का होता है, बट ध्यान रखना क्वेश्चन में कभी कभी उसको कैपिटलाइज्ड करने को बोला जा सकता है। और बेटा क्वेश्चन से आप पंगा नहीं लेते, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हम सॉल्व कर देते। क्वेश्चन गलत है तो हम गलत वे पे ही आंसर फॉर्म करते हैं। वहां पे हमको होशियार नहीं बनना है, चौधरी नहीं बनना है कि जी ये क्वेश्चन गलत है, हम इसको काट के अपने हिसाब से क्वेश्चन को ही रेक्टिफाई कर दिए। बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन ने बोला इसको कैपिटलाइज करो, ठीक है जी, हमने बोला कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर कैपिटलाइज किया तो कौन सा नेचर का हो गया? कैपिटल नेचर का, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। और अगर नॉर्मली वो किस नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का। क्लियर है मेरी बात? ये बहुत ईजी है, ज्यादा स्पीड क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। मैंने बोला अभी तक हम कौन सा एनपीओ चला रहे थे? वो एनपीओ जिसमें हम एक हॉस्पिटल रन करते हैं।
ठीक है, उसमें ढेर सारे पुरानी चीजें, फर्नीचर पुराने हो जाते हैं, स्क्रैप हो जाते हैं, बेड्स पुराने हो जाते हैं, स्क्रैप हो जाते हैं, हम न्यूज़पेपर मंगाते हैं वो स्क्रैप हो जाता है, एक दिन पढ़ने के बाद तो कचरा ही है ना। क्लियर। तो अगर हम ऐसी चीजों को बेचें, अगर हमने ऐसी चीजों को सेल किया, तो क्या ये हमारे फंड का पार्ट नहीं बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। क्या ये हमारी इनकम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्लियर है मेरी बात? बस बेटा, आज के वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे।